ये हमारा पीजीटी कॉमर्स 2013 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व कराएंगे। पहले क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है, तटस्थता वक्र के ढाल पर किसी बिंदु को कहते हैं। तो तटस्थता वक्र का मतलब होता है इंडिफरेंस पर। उसकी ढाल की बात कर रहा है तो ढाल पर किसी बिंदु को हम लोग कहते हैं, वो होता है हमारा प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आगे लिखा है, यदि यह मान लें कि कोई भी सरकारी या विदेशी क्षेत्र नहीं है और उपभोग की सीमांत दर 0.8 है, तो गुणक का मूल्य होगा। कोई भी सरकारी या विदेशी क्षेत्र नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है सीमांत दर बताया नहीं, कह रहा है लिखा कितनी सीमांत दर लिखी है 0.8। अब का इसका गुणक मूल्य क्या होगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारे इकोनॉमिक्स टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल चैप्टर है जिसमें इकोनॉमिक्स के अंदर ये को पूछा गया है। इसमें लिखा है कि सरकारी और विदेशी क्षेत्र नहीं है कोई भी, ठीक है। सीमांत दर हमारी 0.8 दी है। तो सीमांत दर मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी दिया है हमारा 0.8। गुणक पूछा है, गुणक को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। जब हमारी 0.8 दिया है तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/1 का एमपीसी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 - एमपीसी 1 - 0.8। तो कितना आ गया, 1 में 0.2 आया। तो ये 2 जाएगा, बचेगा कितना, 5। तो 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले देखिए कि अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके का है कि सरकारी या विदेशी क्षेत्र ना दिया गया हो तो उपभोग की सीमांत दर दी होगी। वो कहा गया होगा हमको गुणक बताना है। गुणक मतलब मल्टीप्लायर। तो फॉर्मूला हो जाता है 1/1 का एमपीसी। ठीक है, तो ये पहला वाला क्लियर हुआ। इसमें इसका हमारा ए हुआ और इसका हमारा डी हो गया। आगे लिखा है थर्ड में, भारतीय नागरिक को भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा देय वेतन पर टैक्स देना होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, उसको इंडियन गवर्नमेंट अगर सैलरी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट अगर सैलरी दे रही है, तो मतलब सीधी बात है वो फॉरेन डिपार्टमेंट में होगा या कहीं और होगा। अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो उसकी जो सैलरी होगी उस पर उसे टैक्स देना होगा। ठीक है, टैक्स वो कट ही जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा, भारत में कर लगेगा। हाँ बिल्कुल सही लगेगा। आगे फिर दिया गया है 4 नंबर में, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो अब आप ये याद रखिए कि अगर पारित लिखा है, ठीक है, तो पारित मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिश कब किया गया। स्वतंत्र भारत में लिखा है, ठीक है। तो और तो हम लोग मान लेंगे उसको, जो स्वतंत्र भारत में लिखा है तो वो मान लेंगे हम लोग 1961। ठीक है, इस्टेब्लिश लिखा हो या तो पास्ड लिखा हो। ठीक है, तो इस्टेब्लिश का मतलब होता है वो कब बना, ठीक है, या वह कब पास हुआ। तो ये हुआ था हमारा 1961 में। और अगर ये पूछ देता है कि इफेक्ट में कब आया, ठीक है, अगर पूछता है कि इफेक्ट में कब आया, तो इफेक्ट की जब बात कर दे तो हमारा हो जाएगा वो 1962 अप्रैल, अप्रैल 1962 में ये हमारा इफेक्ट में आया था। तो इनकम टैक्स एक्ट हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, 1961 पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये कह रहा है कब, ये किस वर्ष स्टेब्लिश हुआ। तो जो ईयर था वो था हमारा 1961 था। और ये कब से काम में लिया गया, तो 1 अप्रैल 1962 में ये काम में लिया गया था। आगे लिखा है गुडविल है, गुडविल अकाउंट है। तो गुडविल मतलब ख्याति। तो ख्याति हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का होता है। एसेट्स हमारे केस में रियल में आती हैं। रियल दो टाइप का होता है, एक टेंजिबल एक होता है इंटेंजिबल। तो जो इंटेंजिबल होता है उसे बोलते हैं हम लोग अवास्तविक खाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता इस तरीके दिया नहीं है, तो रियल अकाउंट दे दिया गया है। तो रियल मतलब हम मान लेंगे इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक। आगे फिर 6 नंबर में दिया हुआ है, निर्माण करें या खरीदे के निर्णय में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड होती है। ऑलवेज फिक्स्ड होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है निर्माण क्षमता का प्रभावी उपयोग। इस पे नहीं, हम लोगों का जो होगा अपरिवर्तित स्थिर लागत, जो परिवर्तित ना की जा सके। तो इसका डी आंसर ज्यादा ठीक है।
क्योंकि जब कोई भी चीज खरीदने आते हैं हम लोग, ठीक है, या बनती है, तो उस पर किस चीज पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये समझिए, हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। ये मानिए जैसे कपड़े हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये जो क्लॉथिंग ब्रांड है, ये 1,000 रुपए का पर पीस दे रहा है कपड़ा। लेकिन आपको पता है आपकी कि ये फैक्ट्री में आपको 300 रुपये में बनता है, ठीक है। तो ये उसकी एक तरीके से देखा जाए कि 300 रुपये जो इसकी कॉस्ट है, ये इसने आपको पता है कि फिक्स है। अब वो फिर आगे जो उसने बढ़ा के दिया है, तो वो तो वेरिएबल है ना। अगर आप उसको प्रेफर डालोगे, हो सकता है कि 700 भी कर दे, ठीक है। तो एक कॉस्ट जो फिक्स्ड होता है, जैसे ये मानिए कि जिस फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, और बात आती है वेजेस हो गई। तो वेजेस ज्यादा ठीक है इसमें, जो लेबर काम करते हैं उनको वेजेस दिया जाता है। तो वेजेस होती है एक तरीके से फिक्स होती है, ठीक है, मान लिया हमने। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि वो उतनी लगती ही है, तो ये फिक्स का डी हो जाएगा। 7 में लिखा हुआ है, 5 इकाइयों के उत्पादन पर एक फर्म की कुल औसत लागत 30 है, तथा 6 इकाइयों के उत्पादन पर औसत लागत 32 है, तो छठी इकाई के उत्पादन की सीमांत लागत बतानी है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट टी सी एन माइनस का, T C n - 1 अपॉन में क्वांटिटी 2 से क्वांटिटी 1 को हम लोग माइनस कर देते हैं। ये होता है हमारा सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, तो जिसमें टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पहली वाली कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारी है, जैसे लिखा है 5 इकाइयों की दी है 30, ठीक है। तो ये पहली दी हुई है हमारी, ठीक है, पहली दी है हमारी, क्या दी है, 5 इकाइयों की, कह रहा 30 है। 5 इकाइयों के उत्पादन पर फर्म की कुल एवरेज कॉस्ट हमारी बता रहा है 30 है पर यूनिट की। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 150 हुआ। क्योंकि देखो, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी होता है। यहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट हमारी का 30 दे दी गई, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमको याद करनी है, क्वांटिटी हमारी 5 है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 150 आ गई। अब ऐसे यहाँ पे 6 यूनिट के लिए दिया है, तो 6 यूनिट के लिए करेंगे तो कितना आएगा, तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट हमारा दिया है कितना, 32 दिया है, टोटल कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी हमारी दी है 6, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू 192 आ गया। तो एक हमारा आ गया 192, ये कौन सी सेकंड है, Q2, ठीक है। एक आ गया हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो ये टोटल कॉस्ट है हमारी, टोटल कॉस्ट। तो एक हमारी टोटल कॉस्ट आई है टी सी एन कितने आई है, 192 आ गई। अब टी सी एन - 1 कितना आया है, तो वो हमारी दी थी 150 दी थी। तो फॉर्मूला था हमारा टी सी एन - 1 अपॉन में Q2 माइनस का Q1। तो जो टीसीएन था, ठीक है, तो टीसीएन मतलब जो पहले अभी करंट की कॉस्ट है, करंट की थी हमारी 192 आ रही थी, प्रीवियस कॉस्ट दी थी हमारी 150, क्वांटिटी थी हमारी 6, फिर हो गई 5। तो जब माइनस करोगे कितना आएगा, 42/1 आएगा। तो 42 आ गया, तो छठवीं यूनिट की हमारी कितनी आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 42। क्लियर हुआ। आगे पे लिखा है रेखिक तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। तो जो देखो, जब लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ऊपर यहाँ पे बॉस है, ठीक, कोई फिर सीनियर पर्सन है, नीचे उसके नीचे एक एम्प्लॉय है। तो ये बॉस जो भी आदेश देगा एम्प्लॉय उसको मानेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, उसको सजेशन दे सकता है कि ये सर करिए, ये चीज ठीक है। तो ये लिखा है इसमें लाइन एवं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का काम क्या होता है, तो स्टाफ का काम होता है एडवाइस देना, ठीक है, वो एडवाइस देता है कि आप ऐसे काम करिए, तो हो सकता है इससे काम ठीक बन जाए। तो एडवाइस देने का काम होता है उसका, तो ये हो जाएगा रेखा को सलाह देता है, ठीक है। आगे 9 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो जो किस समिति ने, समिति जो थी हमारी वो थी नरसिम्हा कमेटी थी, नरसिम्हा समिति, जिसमें बताया गया था कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया था। याद रहेगा, 9 का डी हो गया। आगे लिखा है, एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वितरण का निर्धारण किया जाता है। तो एक मुक्त अर्थव्यवस्था,
मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब होता है फ्री मार्केट की बात कर रहा है। फ्री मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे कोई भी अपने इंडिपेंडेंस से मतलब खुद जाके बिजनेस कर सकता है, बिजनेस को से निकल भी सकता है। ठीक है, तो फ्री होती है जिसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। तो वो किस पर फोकस करती है जो फ्री मार्केट होती है? तो उसके लिए यहाँ लिखा गया है, जो जो उसके संसाधन होते हैं, संसाधन मतलब जो एलिमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनको कैसे रिसोर्सेज हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? ग्राहकों के मतदान द्वारा, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा, ये तो है नहीं, फिर ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर और फर्म के लाभ के आधार पर। तो जो करंट सिनेरियो कहता है कि जो व्यापार का मेन काम होता है, क्या होता है, वो प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है। कस्टमर को, कस्टमर की जो भी वांट है उसको सेटिस्फाई करना होता है। जब वो सेटिस्फाई कर लेगा कस्टमर की वांट, इसके बाद ही उसका बिजनेस आगे चल पाएगा। तो यहाँ लिखा है ग्राहकों के मतदान द्वारा। तो कोई इलेक्शन थोड़ी ना है जो वो वोट करेंगे कस्टमर। तो यहाँ जो ग्राहक जो भी मांगते हैं, उनकी जो भी प्रेफरेंस है, अगर आप उसकी उसको फुलफिल कर देते हो, वो आप दे देते हो, तो आप सही तरीके से संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे 11 में लिखा है निम्नलिखित कौन सी संपत्तियों पर हरास नहीं लगता है? तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर में लिखा है, एक हवाई कंपनी के लिए सभी लाभ के केंद्र हैं एक के अतिरिक्त। तो लाभ के केंद्र हैं मतलब किन से जो एयरप्लेन की कंपनी होती है, जो एयरप्लेन कंपनी होगी, वो कैसे कैसे पैसा कमाती है, कैसे कैसे प्रॉफिट कमाती है? तो उड़ान के दौरान पत्रिका, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, जो मैगजीन होती है, मैगजीन को वो बेच के पैसे कमाती है। क्या होता है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, ठीक है, तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, कई बार ये समझिए आप कि उसके पास में कई सारी शॉप्स होती हैं, एयरपोर्ट की शॉप, ठीक है। तो अब वो जो शॉप्स होंगी, उनमें भी सामान मिलता है और एरोप्लेन के अंदर की भी कई चीजें मिलती हैं। आजकल के जो एरोप्लेन होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको खाना भी खरीदना पड़ता है। पहले फ्री मिलता है, ठीक है, तो खाना भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप चॉकलेट खरीदना है तो उसके लिए पेमेंट कर दो। आपको अगर अलग से मैगजीन पढ़नी है तो मैगजीन के लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिसको जरूरत होती है वो खरीदता है, तो वो पेमेंट करता है। तो जो मैगजीन की बात हो गई है, तो इससे तो उसको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही है। फिर वस्तुओं की बिक्री से, तो वस्तुएं तो बेच रहा है ना, एक तरीके से मैगजीन बेच रहा है, कहीं चॉकलेट बेच रहा है, तो ये भी सही है। फिर आगे लिखा है टिकट सेल करने से। टिकट एयरलाइन कंपनी सेल करती है, बिल्कुल सही। किसी का होता है, मानिए 1 लाख रुपए का टिकट है, तो किसी का 80,000 का होता है, 80,000 का होता है, इस तरीके से टिकट चलते हैं। तो ये भी सही है। बस ये जो लिखा है कि हवाई जहाज का रख रखाव, तो हवाई जहाज के रख रखाव का मतलब होता है कि जो उसका मेंटेनेंस है, एरोप्लेन का, एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस है। जैसे एरोप्लेन आया, ठीक है, आके वो प्लेटफॉर्म पे उतर गया, प्लेटफॉर्म नहीं उसे बोलते हैं एक तरीके से देखा जाए तो रनवे, ठीक है। तो रनवे पे जैसे लैंड किया एरोप्लेन, तो अब लैंड करने के बाद क्या है कि उसको फिर जो फ्यूल होता है, फ्यूल उसमें डाला जाता है। ठीक है, फ्यूल डालने के बाद फिर उसकी दिखाया जाता है, सर्विसिंग की जाती है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, इंजन वगैरह में सब कुछ चेक कर लिया जाता है, कोई कोई भी इशू नहीं है। तो रखने में भी मेंटेनेंस होता है। पर जैसे सारी फ्लाइट हो गई, उसमें भी तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेन होता है बराबर 24 घंटे चलते रहता है, इधर गया फिर इधर गया इधर गया, उसमें भी थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत पड़ती है इंजन को भी, गर्म ठंडा रखने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसका मेंटेनेंस भी बहुत करना पड़ता है, उसके लिए अलग से लोग रखने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं कि हाँ मेंटेनेंस हो सके। तो ये, इससे प्रॉफिट नहीं मिलता है मेंटेनेंस से। तो ये एक अलग चीज है। इस मेंटेनेंस होने के बाद जब प्लेन चलता है, तो प्लेन के चलने के बाद टिकट बिकता है, ठीक है, तो मैगजीन लोग खरीदते हैं, तो इन सब चीजों से चीज प्रॉफिट होता है। लेकिन जो मेन है, ये कह दे कि प्लांट वो जो प्लेन होता है उसके रख रखाव से हमको प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, इससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो 12 का सी आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे लिखा है एक फर्म में साझेदार। तो साझेदार जो होता है पार्टनर एक फर्म में, बाहरी व्यक्ति को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकता है। कोई बाहर के पर्सन को अपना अपना जो हिस्सा है उसको दे नहीं सकता, ये गलत है। बाहरी व्यक्ति को अपना हिस्सा बहुमत बहुमत पे देता है, बिल्कुल गलत है। मेजोरिटी पे नहीं देता है। बाहरी व्यक्ति को अपना जो हित होता है वो सभी साझेदारों की स्वीकृति के बिना दे सकता है, ये भी गलत है। जब सारे पार्टनर एग्री होंगे, इसकी के बाद कोई फर्म में नया पार्टनर आता है, तो याद रखिए, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं बोलेंगे, तब तक किसी नए पार्टनर को आप फर्म में एंट्री नहीं दे सकते हो, ना ही अपना जो शेयर है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
अब आगे देखते हैं 14 नंबर में। तो 14 नंबर में लिखा है, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में निम्नलिखित उपलब्ध है। तो टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन, तो क्रियात्मक संगठन मतलब होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है। तो अब आपको याद हो, हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स पता है? तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स क्या थे? ये देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, इसमें तो अलग तरीके से लिखे हैं। अब हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल अगर आपको याद रखेंगे तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। डैड, यू, सी, यू, एस और एस, आर, डैड, रिप्लाई, ओ, आई, सी। ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, ए डॉटर आस्क्ड हर फादर, डैड, डी ए डी, यू, सी, डैड रिप्लाइड, ओ, आई, सी। तो देखो, डैड, डी ए डी डैड हो गया, यू से यू, सी, अब डैड आपने देखा, यू एस एस आर, तो डैड ने रिप्लाई किया ओ आई सी। तो डी से हो जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क, ये हो जाएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से ये सारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन कहा गया है इसमें, यहाँ पे लिखा गया है कि टेलर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से पूरा इनकरेक्ट है, ये पूरा नहीं सही है। क्वेश्चन था, द मेन ड्रॉबैक, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज। ये क्वेश्चन था। इसमें लिखा था कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फेल टू रिकॉग्नाइज। तो इसमें इसका मतलब है कि जो ये टेलर, जो ये इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, टेलर का, जो ये बताने से फेल हो गया, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो और बाकी यहाँ लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है कि टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में क्या बताने से वो फेल हुआ था। तो वो था, इसका आंसर था सी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे ये 14 नंबर दिया है, तो यहाँ लिखा है डाउनवर्ड फ्लो अथॉरिटी, ठीक है, ये भी हमारे हेनरी फ्योल में आता है। इक्विटी भी आता है, यूनिटी ऑफ कमांड भी आता है, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन जो ये लिखा था, इस क्वेश्चन को अब ध्यान से रखिए, एब्डोलू टेलर द्वारा विकसित फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। उसमें क्या बताने से वो एक तरीके से उसकी कमी रह गई, जो सही से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका क्या ड्रॉबैक है। तो कमी के बारे में पूछ रहा है, कमी के बारे में, ठीक है। तो कमियां के बारे में पूछ रहा है। कमियां थी उसकी आदेश की एकता के अंदर, उसने इसका बारे में पढ़ाई की थी, लेकिन वो इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसका ड्रॉबैक था। ये 14 का सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। 15 में लिखा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारतीय भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मतलब होता है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। तो ये तो करता नहीं है। फिर लिखा है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन भी नहीं करेगा। वित्त आयोग मतलब होता है फाइनेंस कमीशन। तो ये सीएफओ है, ठीक है। तो ये सीएफओ जो होता है, ये हमारा नेशनल इनकम होता है, उसका आकलन करता है, एस्टिमेट करता है। तो ये इसका सीएफओ राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझना 15 तक। 15 तक कोई दिक्कत? तो आप ये याद रखिए, नेशनल इनकम जो होता है आपको सीएफओ दिखा, आप याद रखिए। आगे 16 में लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है उसमें प्राइवेट भी होता है सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, ये दोनों सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निजी एवं सरकारी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। बिल्कुल सही बात है। तो 16 का डी हो जाएगा। 17 में लिखा है स्कंद विपणन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य है। तो स्कंद विपणन मतलब होता है स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, ठीक है। स्कंद विपणन का मतलब हो जाएगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, स्टॉक मार्केट की। तो इसका मेन काम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है?
जो ओल्ड स्टॉक होते हैं उनको सेल भी आप कर सकते हो, उनको परचेज भी कर सकते हो। नई कंपनी उसमें मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, अपना लिस्ट करा सकती है अपनी कंपनी का नाम। तो ये सारे काम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा है विनियोजकों के हितों की रक्षा करता है, तो ये तो गलत है। स्टॉक मार्केट वित्तीय जोखिम के अधीन होता है। अगर आपने सही कंपनी पे लगाया और फिर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, अगर नुकसान हुआ तो आपका पैसा चला जाएगा। तो रक्षा तो नहीं करता है। फिर लिखा है देश में पूंजी निर्माण में सहायक होता है। तो देश में हाँ, लोग जब मार्केट अच्छा होगा तो लोग इन्वेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसका इतना मेन काम नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है। फिर लिखा है परिकल्पना हेतु सुविधा। ठीक है, तो परिकल्पना हेतु सुविधा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो तो करता है, लेकिन इसका जो मेन हो जाएगा पुरानी गतिविधियों के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। जो ओल्ड सिक्योरिटी होती है उनको जब सेल आउट करना हो तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल कराने के लिए कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो 17 का डी राइट आंसर है। फिर आगे लिखा है 18 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं या सेवाएं मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जाएंगी। ठीक है, तो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी तो फ्री मार्केट होती है। ठीक है, फ्री मार्केट होती है। इसमें क्या क्या मिलता है? सो देखो, बस सेवा होती है, रेल सेवा होती है, ये फ्री मार्केट में होती है। ठीक, आगे लिखा होता है देखो, पेंशन भी मिलती है जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, या प्राइवेट में भी अब मिलने लगी है एनपीएस वगैरह के थ्रू। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने जॉब करी, जॉब करने के बाद जब रिटायर हुए तो उनको पेंशन की व्यवस्था होती है, एजुकेशन होती है सभी के लिए। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी होती है ये हमारा फ्री ट्रेड में नहीं आता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का, वो हमारा नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस मानिए। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल डिफेंस, तो ये हमारा नहीं आता है। फिर आगे 90 नंबर में लिखा हुआ है एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जो एक हमारी संयुक्त पूंजी कंपनी है, संयुक्त पूंजी मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बता रहा है, उस पर कब इफेक्ट पड़ता है? कोई पार्टनर मर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता है। निदेशक जो चलाता है उसको मर जाए, नहीं होता है। जो शेयर उसके ट्रांसफर होते रहते हैं, शेयर ट्रांसफर होते रहे तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसे किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता है। ओनर मर जाए या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मर जाए, कंपनी तो वो हमेशा लाइफ टाइम चलती है, लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, जब तक वो बैंकरप्ट ना हो जाए इस तरीके से, या बंद ना कर दिया, तो लाइफ टाइम उसे चलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में उसको चाहे आप शेयर उसके ट्रांसफर कर दीजिए, नया ओनर आ जाए, तो वो अलग एक पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। तो 19 का डी आंसर हो जाएगा। 20 में लिखा है अधिकार के विवर्तन का परिणाम होगा। तो अधिकार के विवर्तन का परिणाम होगा, तो विवर्तन मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्टेंट। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार के विवर्तन, विवर्तन बांटना एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, बांट रहे हैं तो बांटने से क्या होगा? दायित्वों से बचना, ये तो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत कम कर दी, उच्च अधिकारियों पर शक्ति केंद्रीकरण, ये भी नहीं होगा। निर्णयों में खर्चीला नहीं, प्रबंधकों द्वारा अपने कार्यभार का वितरण करना। जो मैनेजर है वो अपना काम थोड़ा नीचे बांट देता है कि ताकि काम बहुत अच्छे से हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। आगे पे लिखा है विश्व के विभिन्न देशों में एक देश द्वारा एक वर्ष के अंतराल में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के कुल लेन देन के विवरण को बोलते हैं भुगतान संतुलन। तो देखो, एक कंट्री है वो एक साल में कितने ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है, कितने पैसे की पेमेंट कर रही है, उस पेमेंट का ये अनुमान लगाता है। एक साल में एक जैसे पीरियड होता है, एक फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर मानी चल रहा है, ये आप समझिए कि 2023-24 चल रहा है। ठीक है, ये मानिए। तो अब 23-24 चल रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या है कि इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, जितना माल हमने खरीदा है, पेमेंट किया उसकी, जब पेमेंट की है, पेमेंट के बाद फिर तो जब अलग अलग कंट्री करते हैं एक वर्ष के दौरान में ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, इसमें आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आता है। तो इसमें एक वर्ष के दौरान जब सारे लेन देनों की बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट की। फिर 22 में लिखा है मजदूरी खाते में 500 रुपये गलती से डाल दिए गए जबकि उन्हें मशीनरी खाते में डालकर पंजीकृत पूंजीगत करना था, ये त्रुटि है। तो जब देखो, जब
वेजेस अकाउंट में डाल दिए गए, वेजेस में डाल दिए गए, जबकि डालना था मशीन में। तो पूरा एक तरीके से देखा जाए, ये थियरी को ही गलत सिद्ध कर रहा है, ये सिद्धांत प्रिंसिपल को ही गलत कर रहा है। तो 22 का सी हो जाएगा। बाकी जो लिपिकीय त्रुटि होती है, तो लिपिकीय त्रुटि का मतलब होता है कि जब क्लियरिकल एरर उसे बोलते हैं हम लोग, जो लिखने के द्वारा गलती हो जाए। फिर छूट जाने वाली जो त्रुटि होती है, वो बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ ओमिशन। जो गलती से छूट गई उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सैद्धांतिक त्रुटि का मतलब होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे लिखना था वेजेस अकाउंट में लिख दिया मशीन में, या मशीन में लिखना था वेजेस में लिख दिया। वो लेखन त्रुटि मतलब होता है एरर ऑफ कमीशन, जो लिखने में गलत हो जाए। ठीक है, जैसे 15 लिखना था 15 की जगह 51 लिख दिया। तो ये क्लियर हुआ। इन सभी का बैलेंस शीट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रायल बैलेंस पे, सॉरी, ट्रायल बैलेंस पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 23 में लिखा हुआ है, सूची ए कंपनी अधिनियम को निम्न में से किसके अंदर अपनाया जाता है? तो एक था कंपनी एक्ट 1956 था। फिर आ गया कंपनी एक्ट 2013। तो 2013 में जब टेबल ए की बात करता है, ठीक है, तो टेबल ए यहाँ पर और टेबल ए यहाँ पे। तो 13 में उसमें हमारी टेबल ए में है हमारा क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा नियम। यहाँ पे था एओए था पहले। तो अगर ये बात करता है, ये पेपर हमारा 2013 का बना है, मतलब पहले पेपर, देखो 2013 का पेपर है ये, और तो ये बना होगा थोड़ा पहले बना होगा पेपर, तो उसमें पहले के रूल्स आ रहे होंगे, तो 1956 का आएगा। तो टेबल ए में आ जाएगा हमारा एओए, मतलब पार्षद अंतर नियम आ जाएगा। ठीक है। अब करंट में अगर क्वेश्चन ये आता है, तो उसका आंसर होगा आपका ये पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है। अब जो करंट में होगा, अब अगर ये करंट में क्वेश्चन आता है कभी भी, तो आप इसका ये लगाओगे आंसर ए। लेकिन ये पेपर 2013 का है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 2013 में कंपनी एक्ट बना था, तो क्वेश्चन उसके पहले वाले एक्ट से आए थे, 1956 से, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 23 के बाद 24 में आते हैं। आगे 24 में लिखा हुआ है, सकल लाभ हानि ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय की लागत और विक्रय और क्रय दिया गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ज्ञात करना हो, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, जितना हमारा दिया होता है, जब कोई प्रॉफिट हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जितने हम लोग चीज बेचते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, तुम्हारा प्रॉफिट निकलता है। तो बेच रहे हैं हम 11,000 रुपये में, कॉस्ट है उसकी 7,900, तो डिफरेंस कितना आएगा बताइए। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3,100। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर ग्रॉस लॉस की बात करता है, तो लॉस कैसे निकलता है, तो जितने हम लोग बेच रहे हैं और उसकी जितनी कॉस्ट है, अगर ये मानिए आप बेच रहे हो 100 रुपए में, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 60 रुपए, तो प्रॉफिट 40 रुपए का हो गया। तो अब अगर आपको लॉस ज्ञात करना है, तो लॉस कब ज्ञात होगा, तो लॉस तब ज्ञात होगा जब अगर वो बेच 60 रुपए में रहे, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए, मतलब कि कॉस्ट माइनस का सेल जब कर दोगे तो हमारा लॉस आ जाएगा, और जब प्रॉफिट ज्ञात करना है तो प्रॉफिट हो जाएगा सेल्स माइनस का कॉस्ट। आगे दिया है 25 में, दिया है कि एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए मूल्य के पूर्ण याचित 30 अंशों का अपहरण जब्त किया, जिन पर आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश तथा याचना पर 4 रुपए प्रति अंश दिए थे। ये अंश 8 रुपए प्रति अंश पूर्ण चुकता हो गए पुनर्निर्गमित किए गए, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। तो एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए मूल्य के पूर्ण याचित 30 अंशों का अपहरण जब्त कर लिया। ठीक है। तो 10 रुपए वाले कितने हैं, 30 शेयर हैं, 30 शेयर हैं, इनको जब्त किया है। अब आगे लिखा है जिन पर आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश, तो अलॉटमेंट पर है हमारा 3 रुपए पर शेयर है। ठीक है। याचना कॉल पे कितना है, तो कॉल पे हमारा 4 रुपए है। ठीक है, कॉल पे 4 रुपए है। आगे लिखा है कि ये अंश पूर्ण चुकता किए 8 रुपए पे, 8 रुपए चुकता कर दिया गया है, फिर रीशू किया गया है, तो कैपिटल रिजर्व में क्या है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, पहली जो एंट्री होती है क्या होती है, जब फॉरफीचर किया जाता है तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू अनपेड। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो अलॉटमेंट और या कॉल का रुपए दे दिया गया है, ठीक है, तो मतलब 7 रुपए दे दिया गया है, 7 × 30, 210,
रुपए मिल चुका है। अनपेड कितना है, तो अनपेड हमारा हो जाएगा टोटल 30 फेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 300 था। जो पेड नहीं है वो 90 रुपए पे नहीं है, ये अनपेड हो गया। दूसरी एंट्री होती है जब इसको बैंक में डालते हैं, ठीक है, ट्रांसफर बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या कर रहे हैं फिर, 8 रुपए अंशपूर्ण चुकता करा गया है, 8 रुपए हम लोगों ने इसको रीफू किया है। तो डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं फॉर फॉरपीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग। देखो, फॉरपीचर यहाँ होता है जितना हमने पे किया, ठीक है, जितना पे कर चुका है पर्सन, तो फिर हम लोग फॉरपीचर में रखते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। अब 8 रुपए में उसको दोबारा रीइश्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 30 फेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से, तो 60 रुपए का डिस्काउंट हो गया टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे बैंक में कितना आएगा, हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं, देखा जाए 8 रुपए के हिसाब से रीइश्यू कर रहे हैं, 30 फेयर थे, तो कितने में किया हमने, 240 में किया, टोटल 300 हो गया। अब इसको जब फॉर पीछे थर्ड एंट्री करेंगे, तो क्या हो जाएगी एंट्री, जब थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग, तो शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। जब कैपिटल रिजर्व आएगा, तो पहले से देखो फॉर फ्यूचर 60 रुपए था, इतना डिस्काउंट दिया है, हाँ, और इससे पहले तो ये 210 था। अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो 210 में अगर आप 60 माइनस करते हो, ठीक है, तो आएगा हमारा 150। 150 इसका आंसर आना चाहिए। 150 नहीं आ रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 30। तो 30 तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता है। 30 कैसे बता रहा है, ये बता रहा है जो पे नहीं किया है, अनपेड की बात कर रहा है। अनपेड जो है वो 60 रुपए था। हम्म, मतलब अनपेड कितना था, जब हमने यहाँ पे 7 रुपए दे दिया है तो 3 बचा। तो 30 रुपए कितने दिखा रहा है, 90 रुपए यहाँ दिखा रहा था, फॉर फीचर डिस्काउंट बताया था 2 रुपए का, 60 रुपीज का, इसका डिफरेंस बता रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन गलत दिया था, इसका आंसर जो मैंने बताया इसका आंसर वो होगा 150, ठीक है, जो हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये क्वेश्चन गलत है, इसके क्वेश्चन ठीक है, इसके आंसर गलत है। इसका ई लिखिए, ई में लिख दीजिए 150, तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर फीचर हमारा आया था 210 रुपए, डिस्काउंट दिया है हमने कितना, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तभी तो 8 रुपए हमने रीफू किया है। तो 60 माइनस कर दोगे इससे तो 150 तो आएगा। इतना ही तो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आगे दिया है इसमें 26 में, अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो हमारे हैं एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ। 27 में लिखा है, मांग की आय लोच सस्ती वस्तुओं के संबंध में होती है। तो सस्ती वस्तुएं क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सस्ती वस्तुओं का मतलब होता है इंफीरियर गुड्स, ठीक है, इंफीरियर गुड्स। एक होता है गिफिन, गिफिन गुड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखो, अगर इस वर्ड को प्ले करो, इनफीरियर मतलब इन फियर, अंदर से डर है, डर है मतलब निगेटिव। गिफिन, गिफ्ट दोगे, जब किसी को गिफ्ट दोगे वो खुश हो जाएगा तो पॉजिटिव। तो रिलेशन की बात करता है, ठीक है। तो अगर बात करता है सस्ती वस्तु मतलब इंफीरियर गुड्स की बात करें, तो इंफीरियर गुड्स पे जो डिमांड होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो हमारी कितनी होगी, डिमांड जो होगी हमारी वो नेगेटिव होगी, और गिफिन के लिए हमारी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है हमारा सस्ती वस्तुएं मतलब हमारी इंफीरियर गुड्स आ गए हैं। इंफीरियर का मतलब होता है कि जब क्या इनकम कम होती है तब सस्ती सामान खरीदते हो, उसे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो उसके लिए डिमांड हमारी होगी निगेटिव, लेकिन गिफिन के लिए हमारी पॉजिटिव हो जाती है, घटिया वस्तुओं के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हुआ। 28 में दिया है, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है। तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कृषि आय को डिफाइन ऐसे नहीं किया गया है, उसको लिखा गया है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में हमारा एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, पशु पालन से आय, ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मुर्गी पालन से आय, ये भी नहीं है। चारागाह से आय, ये भी नहीं है। कृषि भूमि से प्राप्त किराया, ठीक है, ये एक तरीके से एग्रीकल्चर इनकम एक बार हो सकती है 28 का डी। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है, तो एग्रीकल्चर इनकम में आता है आपने खेती खुद की हो, खेती की हो,
या फिर आपने किसी को आपने किराए पर उठाई हो खेती, वो तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। बाकी पशुपालन, चारागाह, मुर्गी पालन, ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो 28 का डी हो जाएगा। ये अलग से बिजनेस में मान लिया जाता है। 29 में लिखा है कि ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएंगे, ये तीनों। एग्रीकल्चर इनकम ये होगा। यहाँ लिखा है काल श्रेणी प्रस्तुत करती है। तो काल श्रेणी मतलब टाइम, टाइम सीरीज क्या क्या बताती है। निष्पक्ष दिशा, सिर्फ दिशा बताती है। अल्प अवधि मतलब शॉर्ट टर्म को बताती है। ये दोनों चीजें बताती है। मेन काम होता है उसका डायरेक्शन बताएगा, सीजन बताएगा, साइक्लिकल बताएगा, अनियमित कोई इरेगुलर कोई वेरिएशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें बताती है। तो ये टाइम सीरीज में ये आंसर इसका ज्यादा करेक्ट है। आगे 30 नंबर में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक हमारे 15,000 दिया है, परचेज हमारे 40,000 दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी है हमारी 52,000 दिया है, सेल्स हमारी 57,000 दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने कहा जितने में सामान बेचा गया हो, ठीक है, तो सेल्स और जितनी उसकी कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, बेचा गया है 57,000 रुपए में, उसकी कॉस्ट पड़ रही है 52,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 का प्रॉफिट होगा। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ऋण नहीं है। तो राष्ट्रीय ऋण नहीं है, तो राष्ट्रीय ऋण का मतलब होता है नेशनल डेट की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है। तो जो भविष्य निधि है, ठीक, देखो भविष्य निधि का मतलब होता है जो आप फ्यूचर के लिए रखते जा रहे हो। जैसे एक तरीके से भविष्य निधि को हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो प्रोविडेंट पीएफ में लोग रुपए रखते हैं, तो एक तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बुढ़ापे के लिए, तो सरकार के तरीके से रुपए मिल रहा है, तो ये तो मान सकते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं। आप बैंक में रुपए रख रहे हो तो आपको उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सेविंग सर्टिफिकेट भी एक तरीके से आप लोन दे रहे हो, लेकिन ये कम माना जा सकता है, ठीक है, हम मान सकते हैं। देखा है बॉन्ड लिखे हैं, बॉन्ड जो होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बॉन्ड होते हैं सरकारी, तो वो भी हम लोग एक तरीके से किसी कंट्री, हम अपनी कंट्री को लोन दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा नेशनल का डेट नहीं है, राष्ट्रीय ऋण नहीं है। तो जब आप प्रोविडेंट फंड में रुपए डालते हो तो एक तरीके से देखा जाए आप अभी लोन दे रहे हो सरकार को, वो अपना इन्वेस्ट करेगी, बाद में आपको रिटर्न देगी जी बुढ़ापे में, वो बात अलग है। और दूसरा लिखा था सी नंबर लिखा है राष्ट्रीय बचत पत्र, मतलब कि राष्ट्रीय बचत पत्र का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो बैंक में आपका अकाउंट है, आपके खाते में रुपए है, तो आपको उस पे जो ब्याज मिलेगा तो उसका सर्टिफिकेट ही मिलता है। तो वो भी एक तरीके से देखा जाए आपने लोन दिया है, कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है, उसमें अपना पैसा डाला है ताकि वो बैंक किसी और को भी लोन दे सकें। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा लिखा है जीवन बीमा पत्र, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ये बता रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या आपकी लाइफ से संबंधित होती है, ठीक है, या ये हमारा नेशनल डेट नहीं है। 32 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है। तो निष्कर्षण उद्योग मतलब होता है जब हम लोग निकालते हैं कोई चीज जमीन से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखा है लौह एवं स्टील, स्टील जो होता है उसको जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको एकदम प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे इसमें नहीं आ जाएगा। पौधे लगाना बिल्कुल नहीं होता है। पशुपालन, ठीक है, तो ये देखो पशु उत्पादन, पशुओं को जो पैदा करते हैं तो पशु, छोटे छोटे पशु मुर्गी पालन हो गया, तो इसे हम लोग रखेंगे नहीं इसमें। शिकार एक तरीके से आता है, ज्यादातर शिकार यूज किया जाता है निष्कर्षण उद्योग के लिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के लिए हम लोग शिकार का यूज करते हैं। इसका आंसर सी है ज्यादा ठीक है। फिर आगे लिखा है 33 में बाजार में विक्रेता पर कर का भार सबसे अधिक पड़ेगा जब। तो विक्रेता मतलब होता है सेलर, तो सेलर पे टैक्स का भार सबसे ज्यादा कब पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि देखिए डी ऑप्शन लिखा है यहाँ मांग लोचपूर्ण तथा पूर्ति लोच रहित होती है। तो मांग लोचपूर्ण मतलब होता है इसमें डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है, डिमांड हमारी चेंज हो रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो फिक्स है। सप्लाई फिक्स है, डिमांड चेंज हो रही है। मान लीजिए डिमांड 40 यूनिट की जगह 30 यूनिट की भी हो गई, सप्लाई अब 40 की कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, माल ज्यादा बन जाएगा लेकिन डिमांड कम होगी, तो आपका माल पड़े पड़े खराब होने लगेगा, फिर आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए आप याद रखिए इसका जो आंसर है वो आप क्या रखोगे 34 का। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मेरे ख्याल से ज्यादा सही लग रहा है। आगे 35 में लिखा हुआ है
33 हो गया, 34 की बात करते हैं। 33 का हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्योंकि डिमांड में अगर चेंजमेंट हो रहा है, डिमांड 40 की 30 हो गई, और सप्लाई हमारी फिक्स रह रही है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, वो 40 ही रह रही है। तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड हमारी कम है, सप्लाई ज्यादा आ गई है। कोई चीज मानिए 100 यूनिट डिमांड आपने बना ली, 120 बना ली, तो 20 आपकी बेकार हो गई, और उनकी भी कुछ एक्सपायरी डेट होगी। ठीक है, तो उनके प्राइस कम हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो ओनर होता है बिजनेस का, उसको बहुत नुकसान होता है। 34 में लिखा है, एक वर्ष में देश के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं से यदि ह्रास घटा दें तो हमें प्राप्त होगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था ट्रिक करने की, ट्रिक की। तो इसका जो होगा ट्रिक भी मैं अभी बता दूंगा आपको, डोंट वरी। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो ये आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, जितना हमारा दिया हुआ है देश में कुल उत्पाद जीडीपी में, फिर हम लोग जब जीडीपी हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एनडीपी आ जाता है। अभी एनडीपी आया कैसे, मैंने बताई थी, ट्रिक बताई थी, ऊपर जीडी जीडी, तो जीडीपी, जीडीपी बताई थी। यहाँ बताया था मैंने जीएनपी, जीएनपी बताया था। फिर यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एनडीपी। ठीक है, एनडीपी बताया था। फिर यहाँ पर क्या बताया था मैंने, एनएनपी और एनएनपी, ये बताया था। कहा था इसको ऐसे एरो बना दो, इसको ऐसे एरो बना दो, ये एरो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे नीचे जाएंगे एरो। हाँ, ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैंने बताया था। ट्रिक थी, ऊपर जीडी करके सो जाओ, जीडी जीडी करके सो जाओ, जीएनपी जीएनपी, एन इसका एनडीपी एनडीपी एनएनपी। तो यहाँ पर माइनस करते, जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तीनों जगह पे, माइनस यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं आता है एनडीपी। तो देखो, जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस किया, आ गया एनडीपी आ गया, कितना आसान था, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एरो बना, एनडीपी आ गया। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन तो एनडीपी आ जाएगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन तो एनएनपी आ जाएगा। कितना आसान है। तो इसका आ जाएगा हमारा 34 का डी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे टेलीग्राम पे आके आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं ये पूरा कोर्स पढ़ा चुका हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनको बहुत ही क्लियर हो गया है। तो अगर आपको पढ़ना है कोर्स तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आगे 35 में लिखा है, एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है। तो एक जो एकाधिकारी की बात कर रहा है, तो एकाधिकारी क्या है, एकाधिकारी मतलब मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा है। तो वो क्या कर सकता है, वो हमारा जो मोनोपोलिस्टिक होता है, ठीक है, तो वो हमारा प्राइस भी और प्रोडक्शन दोनों को डिसाइड कर सकता है। फिर आगे लिखा है, यदि कारखाना मैनेजर को लाभ 10% कमीशन, उसका कमीशन काट कर मिलता है। मतलब जो कमीशन होता है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। ठीक है, बिफोर में क्या करते हैं हम लोग, कमीशन जितना होता है अपॉन इंटू रेट अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करते हैं। यहाँ बोल रहा है, मैनेजर को लाभ 10% कमीशन काट कर मिलता है, मतलब बाद में मिल रहा है। तो 200 उसका प्रॉफिट हो गया, दो 2200 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 2200 में क्या हो जाएगा, रेट हमारा 10% का है, 1/10 आ जाएगा। इसे काट दीजिए तो 200 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दिया है 37 में दिया है, एक सीरीज दी है एक्स और वाई की। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स दिया है और यहाँ पे एफ दिया है, तो एक्स दिया है, यहाँ पे एफ दिया है, फिर एक्स इंटू एफ हो जाएगा। यहाँ दिया है 145, 155, 165 और 175। यहाँ पर दिया है 10, 12, 15 और 10। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1450, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ सिग्मा एफ आ जाएगा। समांतर माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा हमारा 160.3 आ जाएगा। फिर लिखा है, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है। तो क्रियात्मक संगठन मतलब होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो लाभ होता है वो होता है हमारा विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। फिर आगे लिखा है, पोस्ट ऑफिस में
जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कितना अगर इंटरेस्ट मिल रहा है जो टैक्स फ्री होगा। जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में अगर 3500 रुपए तक का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है, इसके ऊपर का टैक्सेबल होता है। बैंक में क्या होता है, बैंक में 10,000 रुपए तक का टैक्स फ्री होता है, इसके ऊपर का टैक्सेबल होता है। तो इसका 3500 लिखिए। फिर आगे लिखा है एक फर्म, एक साझेदारी फर्म की आय में साझेदारों का भाग होता है। तो देखो, जो पार्टनर होते हैं वो, उन पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। फर्म पर टैक्स लगता है। तो जब फर्म पर टैक्स लगेगा, पार्टनर पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होते हैं पार्टनर। तो 40 का फ्री हो जाएगा। 41 में लिखा है यदि शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपए है, पूर्वाधिकार लाभांश मतलब प्रेफरेंस, जो डिविडेंड है वो 25,000 रुपए, टैक्स हमारा 10,000 रुपए है, और अंश पूंजी दी है 10 रुपए प्रति 10 लाख शेयर्स पे बांटी गई है अंश पूंजी। तो देखो, पहले तो प्रॉफिट दिया हमारा 1,50,000 रुपए। यहाँ अर्निंग पर शेयर पूछ रहा है कि अर्निंग एक शेयर पे कितना हम अर्न करेंगे। तो 1,50,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। इसमें से हम लोगों ने डिविडेंड जो हम लोग पे कर रहे हैं माइनस कर दिया 25,000। तो हो गया हमारा 1,25,000। अब जो 1,25,000 हुआ उसमें हमने टैक्स माइनस कर दिया। पहले यहाँ पे डिविडेंड माइनस किया था, यहाँ पे टैक्स माइनस कर दिया 10,000 रुपए। तो आ गया हमारा 1,15,000। जो 1,15,000 रुपए आए हैं, ठीक है, ये 1,15,000 रुपए आ गया। तो टोटल हमारे पास कितने शेयर्स हैं, ये दिखा रहा है 10 लाख के शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो टोटल थे हमारे 10 लाख के थे, ठीक है। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, इतने ही होते हैं। एक जीरो से जीरो काट दिया 10 शेयर से, तो टोटल शेयर कितने आ गए। तो टोटल शेयर आ गए हमारे 1 लाख शेयर आ गए। अब ये 1 लाख शेयर आए हैं, और टोटल हमारा जो निकला है प्रॉफिट सब कुछ काटने पीटने के बाद, वो हमारा निकला है 1,15,000 रुपये, ये प्रॉफिट निकला है। ठीक है, टोटल सब कुछ काटने के बाद मतलब टैक्स काट दिया, डिविडेंड पे कर दिया। और टोटल शेयर है हमारे कितने, 1 लाख शेयर हैं। तो आ गया 1.15 आया। कुछ समझ में आया। 41, 41 में कह रहा है कि हमको ज्ञात करना है अर्निंग पर शेयर प्रति अनफाय ज्ञात करना है। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, जितना हमको प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स हो गया, जो बाकी डिविडेंड डिविडेंड है वो माइनस कर दिया जितने एक्सपेंसेस हैं। फिर जितना बचा उसमें कंपनी के पास जितने शेयर हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाता है। यहाँ बता रहा है कि 10 लाख रुपए हैं, 10 रुपए के हिसाब से टोटल 10 लाख रुपए के अंश है। रुपए में दिया है ना कि शेयर्स दिए हैं, तो 10 रुपए का एक है और 10 लाख रुपए का टोटल उसकी कैपिटल दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने एक 10 से भाग दे दिया, तो हमारा आ गया 1 लाख शेयर आ गए। बाकी फिर आपको बता चुका हूँ क्या करना था। 42 में लिखा है बाजार के आकार को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। तो जो बाजार के आकार को निर्धारित करता है वो मौद्रिक प्रसार, विनियोजकों के लिए ऑफर, तो बाजार का और उत्पादकता और बचत। तो बाजार अगर जैसे बड़ी हो रही है, मार्केट बड़ी हो रही है, मार्केट बड़ी होगी जब लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तब फिर क्या होगा कि जो नए नए इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट का साइज बड़ा होता है, मार्केट का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही अलग से इन्वेस्टर आने लगते हैं, इन्वेस्टर्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये विनियोजकों के ऑफर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑफर हो जाएगा उनके लिए अगर मार्केट का साइज बड़ा हो रहा है। फिर आगे लिखा है श्री पवन का जन्म 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ। उनके माता पिता यूएसए के नागरिक। उस बाद उसने यूएसए की नागरिकता ले ली, ना तो उसके माता पिता ना ही उसके दादा दादी भारत में पैदा हुए। अविभाज्य भारत मतलब 1947 से पहले का जो भारत था उसमें ये ना तो उनके फादर पैदा हुए, फादर मदर, ना तो उनके ग्रैंड फादर पैदा हुए हैं। जब ये पैदा नहीं हुए सिर्फ वो पर्सन पैदा हुआ, तो हम मान लेंगे कोई एक है, एक ए पर नाम का पर्सन है, वो इंडिया में घूमने आया। घूमने के बाद उसकी मतलब वो नहीं घूमने आया, उसकी माँ मदर घूमने आई। मदर प्रेग्नेंट थी, इंडिया में घूमने के टाइम उसकी डिलीवरी हो गई। ठीक है, तो डिलीवरी हो गई, तो एक तरीके से देखा जाए वो भारत में पैदा हो गया, लेकिन वापस जब जाएगी अपने कंट्री में चलेगी तो सिटीजन तो उसको सिटीजनशिप वहीं की मिलेगी, उस पर्सन को मिल गई। ठीक है, क्योंकि उसके माँ बाप वहीं के थे तो सिटीजनशिप भी वहीं की मिल गई।
तो ऐसा जो पर्सन होगा वो इंडिया के लिए कुछ बिल्कुल लायबल नहीं है। वो तो विदेशी नागरिक कहा जाएगा ना, जो फिर पैदा हो गया है लेकिन उसका फिर नागरिकता भी नहीं है ना, उसके माँ बाप यहाँ के थे, तो फिर हम लोग विदेशी नागरिक बोलेंगे, तो ये मानेंगे वो पर्सन फिर घूमने आए होंगे फिर मम्मी, और तो यहाँ डिलीवरी हो गई थी तो विदेशी नागरिक हो जाएगा। फिर 44 में लिखा है व्यवसाय का अर्थ है। व्यवसाय का अर्थ होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि बिजनेस जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ा बिजनेस होता है। बिजनेस के नीचे बाकी आते हैं, कॉमर्स आता है, और अलग अलग इंडस्ट्री आती हैं। तो ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। इस उद्योग एवं वाणिज्य हो जाएगा। इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। हम्म, ये दिख रहा है आपको, देखिए, जो बिजनेस होता है, ठीक है, ये देखिए, बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस दो टाइप से बांटा जाता है, एक इंडस्ट्री उद्योग में बांटते हैं, एक हम लोग कॉमर्स में बांटते हैं बिजनेस को। अब जब इंडस्ट्री में बांटते हैं तो इंडस्ट्री बहुत सारी हो जाती है। कॉमर्स में बांटा है तो कॉमर्स में फिर आता है हमारा ट्रेड, और ट्रेड के जो सहायक होते हैं, ट्रेड में देशी और विदेशी व्यापार आता है, सहायक में आते हैं परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। तो इसका ये सभी आ जाते हैं। तो पहले होता है बिजनेस, बिजनेस के बाद आता है, एक होता है उद्योग, इंडस्ट्री आती है उसमें, फिर एक आता है कॉमर्स। कॉमर्स दो टाइप का होता है, एक ट्रेड होता है, एक ट्रेड में जो भी सहायक होते हैं। ट्रेड हमारा नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। और सहायक होते हैं जैसे उसके लिए क्या, जब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की जरूरत पड़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, रखने के लिए, स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, बैंकिंग सेवाएं चाहिए होती हैं, इंश्योरेंस चाहिए होता है, एडवर्टाइजमेंट, तो ये सब हमारे उसके सहायक हो गए। तो सबसे पहला बिजनेस, बिजनेस में दिया होता है उद्योग और वाणिज्य होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था व्यवसाय का अर्थ है, व्यवसाय में क्या क्या होता है, तो उद्योग और वाणिज्य भी बताया, तो ये हो जाएगा आंसर। 45 में लिखा है, कृषि आय आयकर अधिनियम के अंदर किस में आता है, धारा 10 सब्सेक्शन 1 में आता है, अभी बताया था। 46 में लिखा है 5 इकाइयों की उत्पाद की चालू लागत 100 रुपए है, इससे लागत 40 है, 5 इकाइयों की कुल औसत लागत क्या होगी। तो 5 इकाइयों की बता रहा है चालू लागत, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट दी है हमारी, 100 रुपए दी है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी दी है 40 रुपए, तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड होती है। तो टोटल कॉस्ट होगी हमारी 140 होगी। अब पांचवी इकाई कह रहा है, ठीक है, पांच पांच इकाइयों की कुल औसत लागत पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 140, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी होता है, ये बता चुका हूँ मैं। टोटल कॉस्ट हमारी 140 दी है, क्वांटिटी हमारी 5 दी है, 5 पे काटिए कितना आएगा, 28 आ रहा है, 28। फिर आगे लिखा है 29 में, 47 में लिखा हुआ है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण को। देखो, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ही बोल देते हैं, जहाँ पे हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। कोई भी बिजनेस होता है वो चाहता है कि हम एटलीस्ट नुकसान ना कमाएं, तो एटलीस्ट हम उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ हमको ना तो नुकसान हो ना तो प्रॉफिट हो। तो कोई बिजनेस होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस भी बोल देते हैं, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। तो इसमें कौन सा आधारित नहीं है, तो लिखा है उत्पादकों का विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, ये बात सही है। जब जब जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा फिक्स्ड रहेगा, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे। स्टॉक की मात्रा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, स्टॉक अगर चेंजमेंट होता रहेगा। अब इसको देखते हैं, आगे लिखा है आय एवं लागत निर्धारण की रैखिक सीमा होती है, ये तो सही है। माल का माल का मूल्य व मजदूरी अपरिवर्तनीय होती है, वेजेस भी नहीं परिवर्तन करते हैं, तो ये हमारा जो वेरिएबल के बारे में बता रहा है। तीन हमारे फिक्स बता रहा है, ठीक है, कांस्टेंट बता रहा है, ये हमारा वेरिएबल बता रहा है, तो ये आंसर इसका नहीं से सपोर्ट करेगा। तो 47 का बी हो जाएगा। आगे 48 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों हेतु अंशप्राव्य का प्रयोग किया जाता है। अंशप्राव्य का मतलब होता है फेयर प्रीमियम। तो फेयर प्रीमियम से क्या होता है, हम लोग ऋण पत्रों पर छूट को अप्लिकित करते हैं, हाँ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। कंपनी की जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं उनको राइट ऑफ करते हैं, करते हैं। बोनस शेयर इशू करते हैं, हाँ करते हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर 48 का डी। आगे लिखा है 49 में एक देश की आर्थिक प्रगति का उचित मापांकन होता है, तो पर कैपिटल इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय।
50 में लिखा है, यदि महिला करदाता की कृषि आय 8,000 रुपए है, उसकी कृषि आय उसकी कुल आय में जोड़ी जाएगी तो कुल आय निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। तो ये आंसर बहुत ही पुराने लिखे हैं। अब जो करंट है हमारा, वो 2.5 लाख पे हमारा टैक्सेस लगता है, ठीक है। 2.5 लाख पे टैक्सेस लगता है 5%। तो 2.5 लाख से ऊपर एग्रीकल्चर इनकम होती है 5,000 रुपए तक की टैक्स फ्री होती है, ठीक है। उसके ऊपर की हमारी टैक्सेबल होती है। यहाँ पे 8,000 रुपए दिया है, तो इसमें वो ऐड हो जाएगा 8,000 रुपए। इसके बाद फिर उस पर टैक्स लिखाया जाएगा, उसमें 5,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा उस तरीके से। तो ये आंसर से भी गलत है, तो गलत है सारे आंसर। जब 2.5 लाख से ऊपर एग्रीकल्चर इनकम तब उस पर टैक्स पे, जब टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, उसमें तब एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दोगे तो वो हमारी हो जाएगी सही। इसमें चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। ये आंसर है ई ऑप्शन, इसका एक लिखिए, तो उसका हो जाएगा 2,50,000। 50 तक करा दिए, ठीक है। 51 से अगली वीडियो में कराएंगे।